वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम मशीन का कुछ और पार्ट्स हम करेंगे, जैसे टेक्निकल टर्म्स और इसका डिटेल में यूनिट्स, फार्मूला, तो सब कुछ अच्छे से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेशन भी है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। टर्म्स है और उसका मीनिंग, यूनिट, ठीक है, उसका फिजिकल मीनिंग, तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी डेफिनेशन भी आता है आईसीएससी में, ठीक है, यूनिट आता है, तो इसलिए इसको डेफिनेशन बोल के कैजुअली मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लियर हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल भी आपको आसान हो जाएंगे। तो चलिए, पहला है एफर्ट। ठीक है, तो एफर्ट ई से डिनोट करेंगे। सो व्हाट इज एफर्ट? सो एफर्ट इज द फोर्स ऑन द मशीन टू ओवरकम लोड। ओके, तो अब जैसे ये सीजर है तो हम यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे। जो लगाएंगे, तो ये जो एफर्ट है हम जो लगाएंगे, दैट फोर्स इज द एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगाएंगे ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड टू कट द वायर, सो दैट इज द एफर्ट। सो ऑब्वियसली इट्स यूनिट विल बी न्यूटन। ओके, एसआई यूनिट इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, तो ऐसे याद कीजिए। तो ये फोर्स है तो न्यूटन रहेगा एसआई यूनिट। ओके, नेक्स्ट है लोड। अभी द अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। ठीक है, अभी जैसे इसको वायर को काटने के लिए कितना फोर्स लगता है, सो दैट इज द लोड। ओके, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कट द वायर, सो दैट इज द लोड। सो we'll apply force on the machine and machine will apply force on the load for us. Okay, so SI unit is Newton. It is denoted by capital L. Okay, ये लोड में वेट भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है। अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन यूजिंग द एफर्ट अप्लाइड बाय द यूजर। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैकेनिकल एडवांटेज MA। सो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था, है ना, जैसे आपने लगाया 50 न्यूटन और मशीन ने बनाया 200 न्यूटन। जैसे आपने इसको यहाँ पर आपने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, एफर्ट हो गया, और यहाँ पर जो वायर काटने के लिए 200 न्यूटन चाहिए, तो 200/5, तो ये हो गया 4। सो दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस मशीन फॉर एग्जांपल। ओके, तो रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। सो रेशियो ऑफ लोड कितना है बाय एफर्ट। ठीक है, तो ये 4 आ गया। अब ये 4 क्या दिखाता है कि द मशीन कैन मल्टीप्लाई फोर्स 4 टाइम्स। देखिए 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 लगाया था 200 हो गया। सो मैकेनिकल एडवांटेज गिव्स द आइडिया अबाउट how many times the force is multiplied. That's why the number of times the force is multiplied by the machine, that is the mechanical advantage. अभी मान लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया, ठीक है, या 2 आ गया। 200 न्यूटन चाहिए, आपको लगाना है 100 न्यूटन, तो 2 आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 मीन्स द मशीन कैन मल्टीप्लाई फोर्स 2 टाइम्स। तो अभी जितना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। सो इट विल मेक आवर वर्क ईजियर। सो दिस विल बी बेटर देन दिस, क्योंकि इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आ रहा है। इसमें 50 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, इसमें 100 न्यूटन, तो हमको ईजी है 50 न्यूटन लगाना है। तो इसलिए मोर मैकेनिकल एडवांटेज, मोर नंबर ऑफ टाइम्स द फोर्स इज मल्टीप्लाइड। ओके, सो बेटर इज द मशीन इन टर्म्स ऑफ फोर्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये हम बोल सकते हैं। तो अभी 200/50 कैसे आया? लोड बाय एफर्ट। सो लोड बाय एफर्ट, ये है फार्मूला। लोड भी न्यूटन, एफर्ट भी न्यूटन, सो ये नो यूनिट। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज अ प्योर नंबर, सो इट विल टेल हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स इज मल्टीप्लाइड। ओके, सो नो यूनिट। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है। रेशियो किसका? रेशियो वेलोसिटी का रेशियो। और किसका वेलोसिटी, वही याद रखना, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय द वेलोसिटी ऑफ लोड।
ठीक है। तो जब आप मशीन को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एफर्ट जो है, ये एफर्ट कितना स्पीड से जा रहा है और लोड का जो है ना, जो यहाँ पर कितने स्पीड से कट रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, तो ये बेसिक फार्मूला है। अभी वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट बाय टाइम, है ना, और वेलोसिटी ऑफ एल इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड बाय टाइम, सो सेम टाइम ले लेंगे तो टाइम टाइम कैंसिल, सो डी बाई डी एल, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन रेशियो, सो इट हैज़ नो यूनिट, सो वेलोसिटी रेशियो हैज़ नो यूनिट। तो क्लियर है। अभी ये याद रखिए, वेलोसिटी रेशियो इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द मशीन, स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन, तो ये मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी ये चेंज नहीं होगा एक मशीन के लिए, जैसे यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी डिफरेंट फॉर अ मशीन। अभी मान लीजिए आप कुछ फ्रिक्शन अपीयर हो गया मशीन में, मूविंग पार्ट्स के बीच में, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज मे बी डिफरेंट फॉर अ मशीन, बट वेलोसिटी रेशियो विल बी सेम फॉर अ मशीन। अभी नेक्स्ट है वर्क इनपुट। अभी आपको क्या लग रहा है, कौन फोर्स इनपुट वर्क कर रहा है ना, तो पहले कौन सा फोर्स लगाते हैं, लोड की एफर्ट, है ना, तो हम पहले लगाते हैं लोड की एफर्ट, पहले हम लगाते हैं एफर्ट, तो एफर्ट इज़ द इनपुट फोर्स, एफर्ट इज़ द इनपुट, पहले इसमें हमको एफर्ट लगाना है, फिर जाके मशीन लोड को ओवरकम करेगा, तो इसलिए एफर्ट इज़ द इनपुट फोर्स। सो वर्क इनपुट मीन्स work done by the effort, because effort is the input force. So work done, from chapter 2 we have learned W is equal to force into distance, है ना, तो force हो गया E, E is doing the work and distance of E DE, so E into DE हो जाएगा, okay। so ये फार्मूला है वर्क इनपुट। सो इनपुट वर्क हमने कितना वर्क मशीन में किया, ओके, तो ऑब्वियसली इट्स यूनिट शुड बी जूल, because it is the work done. Next, work output, work done by the machine on the load. So machine, we are giving effort on the machine, then machine will put effort on the load, force on the load to do work. So work done by the machine on the load, that is output work, because we have to overcome the load. So work output is equal to load into distance moved by the load, L इंटू डी एल, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा जूल। अभी नेक्स्ट है एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी क्या होता है, जैसे सिंपल बात है, जैसे आपको 20 में से 18 मिला, है ना, मार्क्स, तो आपका टीचर ऐसे मार्क्स लिख के दे देता है, तो इसका मतलब क्या है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, टोटल जो है आपको जो दिया गया था ये इनपुट हो गया, लेकिन आपका परफॉर्मेंस है 18, तो ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो आप कैसे लिखा जाता है, 18/20, तो यही आपका एक तरफ का एफिशिएंसी है। आपको दिया गया था 20 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन आपने 18 मिला, ठीक है। तो वैसे ही मशीन को कितना वर्क दिया गया, कितना एनर्जी दिया गया था और कितना वर्क किया गया था मशीन, और मशीन कितना काम कर रहा है, बट दैट इज़ यूज़फुल, ठीक है, यूज़फुल वर्क हम ले लेंगे। तो इसलिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूज़फुल वर्क आउटपुट, यूज़फुल वर्क डन या वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। तो एफिशिएंसी को ऐसा सिंबल लिखते हैं, ईटा बोलते हैं इसको, सो ईटा इक्वल्स टू WO/WI, तो ये एफिशिएंसी है। तो देखिए यहाँ पर आपको मार्क्स के हिसाब से याद कीजिए, जो इनपुट नीचे होगा आउटपुट ऊपर में होगा, ठीक है, जो आपको मार्क्स मिला है वो आउटपुट है, और ये इनपुट टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल एनर्जी गिवन टू द मशीन, देन हाउ मच वर्क इज डन बाय द मशीन, सो दैट इज वर्क आउटपुट, एंड व्हाट इज हाउ मच एनर्जी गिवन टू द मशीन, वर्क इनपुट। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू L इंटू DL, W ये है, और E इंटू DE, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। अभी इसको यदि हम अलग से लिखेंगे,
L by E तो क्या आ जाएगा? सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू L by E, L by E is MA एंड DL by DE आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। देखिए DE by DL इज VR वेलोसिटी रेशियो, सो वेलोसिटी रेशियो का यहाँ रेसिप्रोकल आ रहा है DL by DE, सो 1 by VR लिखेंगे। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA by VR। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी का। अभी एफिशिएंसी का भी कोई यूनिट नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो रेशियो। ये भी इसका यूनिट नहीं है, इसका भी यूनिट नहीं है, तो ये एफिशिएंसी का भी यूनिट नहीं होगा, बट इट इज़ अ रेशियो, सो वी कैन एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑल्सो। ठीक है, परसेंटेज से भी लिख सकते हैं या प्योर रेशियो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। चलिए एक और टर्म कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन क्या है? इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क, तो ये याद कर लीजिए। सो इनपुट वर्क इज डन बाय द एफर्ट, सो इनपुट वर्क डन बाय एफर्ट इज इक्वल टू द आउटपुट वर्क डन ऑन द लोड। अभी इनपुट वर्क डन, तो इसका मतलब इनपुट एनर्जी, यू कैन टेल इनपुट एनर्जी गिवन टू द मशीन, दैट इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। लेकिन अभी जो आउटपुट एनर्जी होता है ना, वो हमेशा यूज़फुल होना चाहिए, तो हमेशा यूज़फुल होना चाहिए। लेकिन जो दिया जाता है वो आउटपुट एनर्जी, जो यूजुअली क्या होता है, ये आउटपुट एनर्जी हम लोग यूज़फुल एनर्जी लेते हैं, यूज़फुल आउटपुट। ठीक है, तो यूज़फुल आउटपुट इसको बोला जाता है, यूज़फुल एनर्जी। और ये जो होता है हमेशा ये इनपुट एनर्जी से कम होता है। ठीक है, तो अभी इसलिए हम जब इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, तो ये हम ले लेते हैं आइडियल मशीन के लिए। ठीक है, तो आइडियल मशीन का एफिशिएंसी कितना हो गया? एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन है ना, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, तो दोनों इक्वल है, 1 हो गया। So that means how to define ideal machines? So ideal machines are the machines whose efficiency is 1 or 100%. ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं, 100% भी लिख सकते हैं, लेकिन 1% मत लिखिएगा और सिर्फ 100 मत लिखिएगा, ये दोनों रॉन्ग है। इधर 1 और 100 लिखना है तो 100%। ओके, तो जो प्रैक्टिकल मशीन्स होते हैं, है ना, प्रैक्टिकल मशीन्स होते हैं, सो प्रैक्टिकल मशीन्स के लिए, यानी कि जो हम लोग एक्चुअल मशीन है ना, प्रैक्टिकल मशीन में एक्चुअल मशीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका जो इस मशीन के लिए, प्रैक्टिकल मशीन्स के लिए, ठीक है, तो आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी। तो ऐसे क्यों होता है कि जो आउटपुट एनर्जी जो कम होता है, तो क्यों ऐसा होता है? तो उससे बहुत सारा रीजंस है। ठीक है, तो इसके लिए इसका एफिशिएंसी कितना होगा प्रैक्टिकल मशीन्स का? सो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। तो देखिए वर्क आउटपुट छोटा है, तो न्यूमरेटर छोटा होगा, तो ये लेस देन 1 होगा, और एफिशिएंसी इज लेस देन 100% होगा। तो ये प्रैक्टिकल मशीन्स के लिए एफिशिएंसी लेस देन 100%। क्यों कम होगा? इसका बहुत सारा रीज़न है, तो वो रीज़न हमको यहाँ पर पढ़ना। ठीक है, सो वाई एफिशिएंसी इज लेस देन 100, तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर नॉट वेटलेस। ठीक है, तो जो मशीन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मूविंग पार्ट्स को भी उसको रेज करना पड़ता है। ठीक है, तो यदि वो वेटलेस नहीं होंगे तो उनका जो वेट है, मशीन जो मूवेबल पार्ट्स है, उसको भी हमको ऊपर लेके आना पड़ा। सो वी हैव टू अप्लाई एफर्ट टू ओवरकम देयर वेट, है ना। तो इसलिए हमारा यूजफुल आउटपुट वो
कम हो जाता है. So energy is wasted in overcoming this weight, or to lift or to bring the moving parts along with the load. ठीक है, जैसे आप बकेट में पानी लेते हैं, if you raise water, if you are drawing water from well using bucket, so बकेट का वजन है ना, तो आप तो आपका जो मेन काम है वाटर को ऊपर लेके आना, बट यू हैव टू टेक बकेट ऑल्सो एंड यू हैव टू लिफ्ट द बकेट ऑल्सो, है ना. तो उसके लिए moving parts should not have weight, but they have weight. They have weight practically, so they are not weightless. So efficiency, output energy कम हो जाता है. सेकेंड पार्ट देखिए, द मूविंग पार्ट्स आर नॉट फ्रिक्शनलेस. अभी जब मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे, रोल करेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है. फ्रिक्शन अपोजिज द मोशन, अपोज, है ना. तो इसलिए हम जो काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में काम, नेगेटिव वर्क करेगा. सो इसलिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें वेस्टेज हो जाता है. दैट्स वाई आउटपुट एनर्जी इज लेस देन इनपुट एनर्जी. तो ये प्रैक्टिकल मशीन के लिए. ओके, तो सेकेंड रीज़न हो गया, डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट रिजिड. अभी जो मशीन्स में जो पार्ट्स यूज़ किया जाता है तो रिजिड नहीं है. सो रिजिड का मतलब होता है इन फिजिक्स हुज शेप कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना. तो रिजिड नहीं है, परफेक्टली रिजिड नहीं है. सो वाइल वर्किंग दे विल बी डिफॉर्म्ड, तो उनका शेप चेंज हो जाएगा. अभी शेप चेंज करने के लिए तो एनर्जी लगता है. तो वट एवर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग देयर शेप, बिकॉज दे आर नॉट रिजिड, then that is wasted. So that you will not get in the output part. So that's why output energy is less than input energy. Yes, because shapes are changed, and to change the shape you need energy. Okay. Next है the string. If any string is used in the machine, not in all machines, if any string is जैसे pulley system में, so it is not perfectly elastic. अब elastic क्या होता है? Elastic होता है, elasticity is the property, okay, by which the body regains its original shape when that deforming force is removed. जैसे एक रबर है, उसको स्ट्रेच कीजिए तो इसका शेप चेंज हो गया, आप छोड़ दीजिए, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दीजिए, देन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. ठीक है, जो बॉडी एकदम पहले जैसा पोजीशन में आ जाता है, पहले जैसा शेप में आ जाता है, सो दे आर इलास्टिक बॉडीज, है ना. बट नॉट दिस स्ट्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक. तो वो क्या इलास्टिक का नहीं है, मतलब वो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं, उसका थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, हम फोर्स छोड़ देंगे तो वो ऐसे ही रहेगा. इट विल नॉट कम टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन. तो इसलिए वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में रह गया, एंड दैट इज़ ड्यू टू द इनपुट एनर्जी. तो उसी में वो वेस्टेज हो गया. इफ़ दे कम देन दे विल रिलीज द एनर्जी in regaining the shape, then that energy can be obtained in the output. But here if they are not elastic, then some energy is wasted in stretching them, changing the shape. So that's why output energy is less. तो ये 4 points है, why efficiency is less than 100% or less than 1. Then you have to write these points. तो ICC में मार्क्स वाइज लिखना है. 2 मार्क्स का आता है यूजुअली, तो 2 पॉइंट्स, कभी कभी 1 मार्क्स का भी आ सकता है, तो 1 पॉइंट. 3 मार्क्स का नहीं आएगा, बट दे में आस्क यू सेपरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस. ओके, सो यू हैव टू लर्न. तो ये हो गया एफिशिएंसी क्यों कम है, वाई इज एफिशिएंसी लेस. ठीक है, तो ये आपको समझना है. 4 पॉइंट्स, तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. लेकिन अभी और एक पॉइंट है, ICC क्या करेगा, एक ऐसा मशीन देगा जिसमें स्ट्रिंग नहीं है, फिर आपने एग्ज़ाम में जाके स्ट्रिंग इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक लिख दिया, तो देन यू विल नॉट गेट मार्क्स, बिकॉज दीज आर जनरल पॉइंट्स. ओके, इफ एनी पर्टिकुलर मशीन इज गिवन वेयर स्ट्रिंग इज नॉट यूज, देन यू कैन नॉट राइट दिस पॉइंट. ये भी याद रखिएगा. ओके, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी के बारे में. अभी हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, है ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA/VR. तो यहाँ पर जो आइडियल मशीन के लिए क्या आया, एफिशिएंसी 1 आया. सो 1 इज इक्वल टू MA/VR.
सो एम ए इज इक्वल टू वी आर। ये है फॉर आइडियल मशीन, यह है आइडियल मशीन के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर आइडियल मशीन। तो ये आईसीसी क्वेश्चन पूछा है फॉर आइडियल मशीन राइट द रिलेशन बिटवीन एम ए एंड वी आर। तो न्यूमेरिकल में भी कभी कभी हम एम ए इज इक्वल टू वी आर लिख देते हैं व्हेन दिस आर नॉट इंक्लूडेड और टोटल इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल मशीन आता है सो एम ए बाई वी आर होता है एंड ईटा इज लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। सो एम ए इज लेस देन वी आर। सो दिस इज द रिलेशन फॉर प्रैक्टिकल मशीन। तो याद कर लीजिए, ओके। इसलिए हम न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी यूज करेंगे। प्रैक्टिकल मशीन जो एफिशिएंसी कम होगा तो उसका एम ए, यू कैनॉट टेक एम ए इज इक्वल टू वी आर, बट इफ दिस फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, ये पॉइंट्स नहीं है इसमें, आइडियल केस है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, देन यू कैन टेक दिस इन न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो ये कुछ है प्रिंसिपल ऑफ मशीन and ideal machine, practical machine, and what is the reason for this efficiency less than 100%। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। आगे का जो लीवर पार्ट है तो उसमें हम फिर और दूसरे वीडियो में सीखेंगे, ओके। थैंक यू।